ऑल गुड। सो हाय बच्चों, आज हमारे सेकेंड लेक्चर में हम एलएलपी को कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी हमने पार्टनरशिप के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी और उस बात करते करते हमने एलएलपी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी शेयर की थी। तो आज थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो पार्टनरशिप फर्म होती हैं, ये जनरल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप होती हैं जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड होती हैं या नहीं भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करवाना है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट कमिंग्स क्या थी उसमें? शॉर्ट कमिंग ये थी कि आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक है, वो भी सब पार्टनर्स की। एक म्यूचुअल एजेंसी क्रिएट होती है बिटवीन पार्टनर्स, ओके, पार्टनर्स की फर्म के साथ। तो अगर कोई एक गलती करता है तो उसका भुगतान सबको भुगतना पड़ता है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, जो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड तो है ही है, और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से भी कोई लेना देना नहीं है। आप ये नहीं बोलोगे ये लॉस है, मैं 30% का पार्टनर हूँ तो मैं 30% ही मेरी प्रॉपर्टी में से जाना चाहिए। नो, आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर किसी पार्टनर की एसेट्स कम पड़ती हैं टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ द फर्म, ओके, तो देन कहीं पे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देखी जाएगी। आपकी प्रॉपर्टी अटैच करके वो लाइबिलिटी पूरी तरह से पे की जाएगी। तो बिजनेस डेट्स, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो जनरल पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जनरल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बहुत देखने को आ रही थी और समझने को आ रही थी, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे थे। अब अच्छा, अगर लिक्विडेशन भी हो रही है, ठीक है, तो भी पर्सनल एसेट ऑफ द पार्टनर्स जा रही हैं, ठीक है। अगर आपकी एसेट फर्म की कम पड़ती थी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी। अब दूसरी साइड इंडिया की ये चल रही थी कि इकोनॉमी में अच्छा खासा ग्रोथ था, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स, ओके, और जो प्रोफेशनल्स थे वो बड़े बड़े रिस्क ले रहे थे, इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे थे, और इस्टेब्लिश करते करते रिस्क भी बहुत बड़ा ले रहे थे। अब उनको कोई एक ऐसी फॉर्म चाहिए थी जो बीच का रास्ता दे, जिसमें ना तो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज हो और एट द सेम टाइम कोई ना कोई टच पार्टनरशिप फॉर्म जैसा हो, जिसमें कम फॉर्मेलिटीज, ज्यादा मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स ना हो, ठीक है, बट स्टिल दे वांट टू डू समथिंग बिग। तो एक बेसिकली स्टैच्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर की जरूरत थी। ये बेसिकली क्या होता है, स्टैच्यूट बेस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जहां पर एक्ट बनाए जाते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को हैंडल करने के लिए, आपकी बेसिकली बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन को हैंडल करने के लिए एक्ट बनाए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, जिससे सब सेफ रहे, आप भी सेफ रहो और आपके साथ डील करने वाला भी सेफ रहे। तो इसके लिए अभी ये स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी, तो ये स्ट्रक्चर के लिए एलएलपी लाया गया, ओके। तो एलएलपी ने डे लाइट देखी, क्योंकि ये अब एक रिक्वायरमेंट बन गई थी जहां पर आपकी लाइबिलिटी को लिमिट किया जा सके, ताकि आप बड़े रिस्क ले सको, इनोवेटिव आइडियाज लेके आ सको, एफिशिएंट मैनेजमेंट कर सको, ठीक है। तो एलएलपी पिक्चर में आई और इसको रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट बना वो बना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है। सो बेसिकली ग्लोबल सिनेरियो के अकॉर्डिंगली कन्वर्ज करके एलएलपी एक्ट 2008 लाया गया, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव बिजनेस, कॉर्पोरेट बिजनेस प्रपोजल होता है, जहां पे आपकी लाइबिलिटी लिमिट कर दी जाती है, लिमिटेड होती है, एट द सेम टाइम आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है पार्टनरशिप फर्म जैसी। तो बेसिकली एक साइड में था पार्टनरशिप फर्म और एक साइड में थी कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अब बीच का जो रास्ता निकल के आया वो निकल के आया एलएलपी, कुछ कॉर्पोरेट से लिया, कुछ पार्टनरशिप फर्म से लिया, और बीच में बन के निकल के आई एलएलपी, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा पार्टनरशिप फर्म जैसा ही होता है, ओके। थोड़े बहुत रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन फायदे अनेक हैं। एलएलपी बनते ही ये अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना लेती है,
जहां पर ये अपनी एसेट के लिए पूरी तरह से लायबल है। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स बीइंग लिमिटेड टू देयर अग्रीड कंट्रीब्यूशन, यानी कि जितना एलएलपी में उन्होंने कंट्रीब्यूशन बोला है कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल में इतना पैसा लगाएंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, बस वहीं तक लिमिट है लाइबिलिटी पार्टनर्स की। ओके, और ये कंट्रीब्यूशन किसी भी तरीके से लाया जा सकता है, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में लाया जा सकता था, टेंजिबल इंटेंजिबल, जरूरी नहीं है कि आपको फाइनेंसेस लाने हैं, आप एसेट ला सकते हो, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ला सकते हो, उसके थ्रू भी आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। ठीक है, और कोई भी पार्टनर लायबल नहीं होगा ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स। यानी कि एक बात क्लियर समझ लो कि ये म्यूचुअल एजेंसी तो है, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनर्स है, पार्टनर टू पार्टनर नहीं है। अगर एक पार्टनर कुछ गड़बड़ करता है, दूसरे पार्टनर उसके लिए लायबल नहीं होंगे, बट फर्म लायबल हो सकती है, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरे पार्टनर लायबल नहीं होंगे, बट फर्म लायबल की जा सकती है। तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे, वो भी आपके कोर्स में कवर्ड है, लेकिन बहुत लिमिटेड सेंस में, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी है एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में, लेकिन पार्टनर टू पार्टनर के बीच में म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, जो कि पार्टनरशिप फर्म में होती है, लेकिन एलएलपी में नहीं है। ठीक है, ओके, सो लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स who are found to have acted with intent to defraud creditors or for any fraudulent purpose shall be unlimited for all or any of the debts or other liabilities of the LLP। अगर तुम, यानी कि तुम पार्टनर्स और एलएलपी मिल के क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो, तो भैया सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ये चीज का खास ध्यान देना। जो भी पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं वो तो लायबल होंगे ही होंगे, साथ में आपकी फर्म भी लायबल होगी। ठीक है, समझ में आ गया? ना, अब बेनिफिट क्या है कि एलएलपी पे जो टैक्स लगता है वो तो पार्टनरशिप के हिसाब से लगता है। ठीक है, कॉर्पोरेट स्टेचर होने के बावजूद आपको कॉर्पोरेट एंटिटी माना जाता है। ठीक है, बट स्टिल आपके ऊपर जो टैक्स लगता है वो पार्टनरशिप वाला लगता है। ठीक है, और इसका जो हम एलएलपी बोलते हैं उसका नेचर बॉडी कॉर्पोरेट की तरह ट्रीट किया जाता है। बात समझ में आ गई? एक सेपरेट एंटिटी बन जाती है, एक ज्यूरिस्टिक एंटिटी बन जाती है, आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है, जैसे आप मैं, वैसे उसका भी एक अस्तित्व आ गया। ठीक है, और बस बॉडी कॉर्पोरेट बन गई। ठीक है, और लाइबिलिटी आप लोगों की लिमिटेड हो गई। अब तुम लोग इनोवेटिव आइडियाज ला सकते हो, रिस्क ज्यादा ले सकते हो। ठीक है, बट कैलकुलेटेड रिस्क ऑफ कोर्स, जो रैशनल हो। ठीक है, अब ये जो हमने ऊपर अभी एलएलपी के बारे में पढ़ा, उसके कुछ की एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस हमारे सामने निकल के आए। पहला तो ये है कि एलएलपी जो है वो एग्रीमेंट के बेस पे चलेगा, बिना एग्रीमेंट के एलएलपी हो नहीं सकता है। ठीक है, enables professional technical expertise and initiative to combine with financial risk taking capacity in an innovative and efficient manner. Limited liability of partner as in case of corporate entities, along with flexibility of partnership without imposing detailed legal and procedural requirement. Then lower registration cost, and then audit not mandatory। लेकिन किसके लिए मैंडेटरी नहीं है? स्मॉल एलएलपी के लिए, सब एलएलपी के लिए नहीं। जो स्मॉल एलएलपी हैं तो उनको ऑडिट करवाना मैंडेटरी नहीं है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर और कंट्रीब्यूशन ऑडिट जो है वो मैंडेटरी इन नेचर है। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कम आती है। ठीक है, और ये जो दो पॉइंट हैं ये बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? एक, limited liability of partners as in case of corporate entities along with flexibility of a partnership। भैया है तुम्हारी कॉर्पोरेट एंटिटी, बट तुम वर्क कैसे कर रहे हो? पार्टनरशिप की तरह।
यानी तुम्हारी इंटरनल मैनेजमेंट पूरी पार्टनरशिप या इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा मैनेजमेंट जो है स्ट्रक्चर वो पूरा पार्टनरशिप फर्म के जैसा है, तो तुम्हारे पास डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजर रिक्वायरमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब फाइनेंशियल रिस्क बढ़ते जा रहे थे एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए भी, ठीक है, उसको भी इसने लिमिट कर दिया, क्योंकि लाइबिलिटी लिमिट कर दी पार्टनर्स की। तो एक तलवार हमेशा लटकी रहती थी कि हमारा कहीं घर नहीं बिक जाए, ठीक है, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी कहीं अटैच नहीं हो जाए, कल को बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, कहीं हम फंस नहीं जाए, किसी पार्टनर ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। ठीक है, यहाँ पर किसी पार्टनर ने गलत किया तो आप लायबल नहीं होगे अनटिल और अनलेस आप इन्वॉल्व ना हो, और अगर आपकी नॉलेज में रहते हुए कोई फ्रॉड होता है तो फिर आप भी नहीं बख्शे जाओगे, आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। अब चैलेंजेस क्या थे? चैलेंजेस ये थे कि भैया आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, आरओसी की साइट पे आपको आपके सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे जा सकते हैं। ठीक है, नो ऑप्शन फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, मतलब आप एलएलपी में इक्विटी तो क्रिएट कर ही नहीं सकते, इक्विटी शेयर तो इशू कर ही नहीं सकती एलएलपी, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन ही राइज नहीं होता है। एलएलपी इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकती है पर एलएलपी खुद इक्विटी इशू नहीं कर सकती है, तो यानी कि पब्लिक का पैसा आना नामुमकिन है, राइट। तो आपको किनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा? जो आपके जानकार है। ठीक है, दूसरा, एक्सटेंसिव पीनल प्रोविजंस फॉर नॉन कंप्लायंस। यस भैया, पेनल्टीज ज्यादा हैं जो पार्टनरशिप फर्म में उतनी नहीं है जितनी एलएलपी में है, क्योंकि अगर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड की जा रही है तो भैया उनको आपके रिकॉर्ड में से इंफॉर्मेशन भी तो पूरी चाहिए होगी। भैया आप डिफ्रॉड करने के लिए तो नहीं क्रिएट की है एलएलपी, राइट। तो इसलिए अगर आप रिपोर्टिंग नहीं टाइम पे करते हो, कंप्लायंसेस नहीं करते हो एज पर अग्रीमेंट एंड एज पर लीगल रिक्वायरमेंट, अगर आप कंप्लायंसेस नहीं कर रहे हो, भैया एग्रीमेंट में भी कुछ कंप्लायंसेस होती है, अगर आप वो कंप्लाई नहीं कर रहे हो जो एग्रीमेंट आपने बनाया है, या आपके ऊपर लीगल कंप्लायंसेस होती है, जैसे सॉल्वेंसी, आपको सॉल्वेंसी रिपोर्ट देनी होती है अपनी, ठीक है, साल के एंड के 6 महीने के बाद, वो भी आगे हम पढ़ेंगे, बैलेंस शीट फाइल करनी पड़ती है, ठीक है, ऑडिट करानी पड़ती है, ये सारे कंप्लायंसेस अगर आप ब्रीच करोगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर पेनल प्रोविजंस लगेंगी। ओके, तो बच्चों ये थी खास रिक्वायरमेंट, ठीक है, एलएलपी की, जो आपको फॉलो करनी है एलएलपी बनाने के बाद, यानी कंप्लायंसेस करने हैं। ओके, तो यही है आपके बेनिफिट्स एलएलपी के, और ये चैलेंजेस भी आपने यहाँ पर पढ़ लिए। अब डेफिनेशन क्या बोलती है एलएलपी की? भैया सेक्शन 2 जो है ना एलएलपी का 2008, याद रखो, मोस्टली जितनी भी डेफिनेशन होती है किसी भी एक्ट की, वो सेक्शन 2 के अंदर होती है, क्योंकि आप अभी फाउंडेशन में हो, आपको सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगर याद कर लोगे तो बेटर है। ठीक है, बट याद रखो जितने भी एक्ट हैं मोस्टली उनमें डेफिनेशन सेक्शन 2 से आती है। ठीक है, और क्लॉजेस के थ्रू, क्योंकि सब सेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं, वो पहले भी बता चुका हूँ तुम लोगों को। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप अलग ऊपर के ऊपर स्टेप में जाते जाओगे आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, अब एलएलपी एक्ट 2008 इसको डिफाइन कैसे करता है कि पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट मतलब एलएलपी एक्ट 2008, इसके अंदर जो फॉर्म हुई है, जो रजिस्टर्ड हुई है, वो एलएलपी है। ठीक है, और एलएलपी एग्रीमेंट का मतलब क्या बताया है डेफिनेशन में कि एक रिटर्न एग्रीमेंट है, तो मतलब रिटर्न है, ओरल नहीं हो सकता, तो रिटर्न एग्रीमेंट फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। पार्टनरशिप में अगर तुम लोगों ने देखा होगा एग्रीमेंट बनाने की भी जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो दूर की बात है, रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो बेटर है, पर एग्रीमेंट बनाने की भी जरूरत नहीं है, पर यहाँ पर एग्रीमेंट की जरूरत है। वहां पे एग्रीमेंट ओरल भी हो सकते थे, यहाँ पे रिटर्न चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, जो पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी और एलएलपी के बीच में होगा, जो पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी और एलएलपी के बीच में होगा, और एंड इट्स पार्टनर्स, या एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, और बिटवीन द एलएलपी और पार्टनर्स, या पार्टनर्स और एलएलपी। ठीक है, which determines the mutual rights and duties of partners, कि म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है पार्टनर्स की, एंड राइट्स एंड ड्यूटी इन रिलेशन टू एलएलपी।
आपस में उनकी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं और एलएलपी के लिए उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है। बट फिर याद रखना, म्यूचुअल एजेंसी पार्टनर टू पार्टनर क्रिएट नहीं होती है एलएलपी में, ये बात खास ध्यान रखना, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी क्रिएट होती है बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनर्स, ठीक है। अब स्मॉल लिमिटेड लाइबिलिटी मैंने तुम लोग को बताया था, इनको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वो है जिनकी 25 लाख रुपीस तक की कंट्रीब्यूशन है, उससे एक्सीड नहीं कर रही है, या कल को जो रेगुलेटरी बॉडी है इसको 5 करोड़ तक लेके जा सकती है। पर फिलहाल ये 25 लाख है कंट्रीब्यूशन जो पार्टनर लगा रहे हैं, सब मिलके वो 25 लाख के ऊपर नहीं है तो स्मॉल है। पर ये कंट्रीब्यूशन को 5 करोड़ तक प्रिस्क्राइब किया जा सकता है बाय द रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है। उसके बाद अगर चेंज लानी होगी तो एक्ट में अमेंडमेंट लानी होगी, ठीक है। और टर्नओवर जो है एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, ये एक स्टेटमेंट है जो आपको सबमिट करनी पड़ती है आफ्टर फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने के अंदर। फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च को खत्म होता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये एक स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। और उसमें अगर तुमने टर्नओवर 40 लाख से नीचे दिखाई है तो आप एक स्मॉल एलएलपी हो, ठीक है। बट याद रखना, ये दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। किसी एक कंडीशन में भी मान लो कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर है पर टर्नओवर 40 लाख से नीचे है तो भी आप स्मॉल एलएलपी नहीं कहलाओगे। स्मॉल एलएलपी के लिए दोनों कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है, एक 25 लाख से कम की कंट्रीब्यूशन और 40 लाख से कम की टर्नओवर, ठीक है। लेकिन इस लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। कौन बढ़ा सकती है? रेगुलेटरी बॉडी बढ़ा सकती है और उसे 50 सीआर तक लेके जा सकती है। फिलहाल कितनी है? 40 लाख ही है, अभी तक लिमिट को बढ़ाया नहीं गया है एलएलपी के केस में, तो इनको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब इसका स्वभाव कैसा है? इसका स्वभाव बहुत बढ़िया है भाई, ठीक है। एक तो बॉडी कॉर्पोरेट बन रही है, लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर है, ठीक है। यानी अपने आप में वो खुद एक पर्सन की तरह देखी जाएगी, ठीक है। दूसरा परपेचुअल सक्सेशन है। परपेचुअल सक्सेशन ये है, एक पार्टनर गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, इसका अस्तित्व चलता जाएगा, ठीक है। जो कि पार्टनरशिप फर्म में नहीं होता है, जब तक कि आप कुछ नया एडमिट नहीं कर लेते। कई बार ऐसा भी होता है पार्टनर खत्म तो फर्म खत्म, लेकिन यहाँ पर क्या है? परपेचुअल सक्सेशन है। आप नए पार्टनर्स एडमिट करो, पुराने निकलते जाएंगे, ठीक है। तो परपेचुअल सक्सेशन मतलब एक गया तो दूसरा आया, ठीक है, चलता रहेगा, धारा प्रवाह, जैसे नदी बहती है, ठीक है, वैसे ही ये फर्म चलती रहेगी। ओके। दूसरा, change in the partners of LLP should not affect the existence, rights and liabilities of LLP। भाई कोई पार्टनर निकल गया, इसका मतलब ये नहीं कि एलएलपी की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, या राइट्स में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, कुछ नहीं। एग्जिस्टेंस भी वैसी रहेगी, राइट्स भी वैसे रहेंगी, लाइबिलिटीज भी वैसी रहेंगी एलएलपी की, उससे इफेक्ट नहीं होगा अगर चेंज इन द पार्टनर्स है तो, ठीक है। तो ये एक नेचर हमने पढ़ लिया। दूसरा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 इस पे अप्लाई नहीं होगा, इसको बोर्ड में अंडरलाइन कर लेना, शैल नॉट अप्लाई, एलएलपी पे अप्लाई नहीं होगा। तुम बोलो भाई यहाँ पे भी हम ओरल बना देते हैं, नहीं, नहीं चलेगा, हर चीजें डिफाइंड होनी चाहिए, समझे। जो चीजें नहीं लिखी हुई वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जबकि पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर एग्रीमेंट कहीं साइलेंट है तो वहां पर नोशंस चलते हैं, यहाँ पर नहीं चलेंगे, यहाँ पर आपको क्लियर होना पड़ेगा एग्रीमेंट में, ठीक है। तो वहां पे हमारी एजम्पशंस हैं, यहाँ पर एजम्पशंस नहीं चलेंगे, क्लियर कट होना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आती है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, सीधी बात है 2, ठीक है। अब बन कौन सकता है पार्टनर? पार्टनर कौन बन सकता है? तुम लोग को पढ़ाया था मैंने कि पार्टनरशिप में 50 मैक्सिमम आप रख सकते हो, लेकिन एलएलपी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है,
ठीक है, कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 होंगे, ठीक है। और ये 2, और याद रखना डेजिग्नेटेड पार्टनर भी होने चाहिए अगर 2 ही हैं तो, वो मैं आप लोग को अभी समझाता हूँ, ठीक है। एलएलपी में कौन पार्टनर बन सकता है? इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों बन सकते हैं। कोई कंपनी भी आपकी पार्टनर बन सकती है, ठीक है, इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन याद रखना ओनली इंडिविजुअल, ठीक है। वो वाले इंडिविजुअल जो कैपेबल नहीं होंगे पार्टनर, मैं तो कहीं और जाने वाला था, कुछ और समझाने जा रहा था, पर यहाँ पर वो हैं जो इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन सकते। कभी सुना कि एक कंपनी पागल है उसको हम पार्टनर नहीं बना सकते? नहीं, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी पागल नहीं हो सकती। तो इंडिविजुअल, ठीक है, सो सॉरी, अनसाउंड माइंड, सॉरी, पागल नहीं, अनसाउंड माइंड, ठीक है। सो अगर कोई इंडिविजुअल पाया जाता है कि वो अनसाउंड माइंड का है और कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया है कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कि भैया ये बंदा अनसाउंड माइंड का है, वो पार्टनर नहीं। दूसरा, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, यानी तुम्हारी लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं, एसेट कम है और अभी तक लाइबिलिटीज तुमने पूरी नहीं की हैं, ख़त्म नहीं की हैं, उनको पे ऑफ नहीं किया, अभी तक तुम अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट हो, तो भैया तब भी तुम पार्टनर नहीं बन सकते। दूसरा, तुम अपने आप को एडजुडिकेट करना चाहते हो कोर्ट के थ्रू कि मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूँ, ठीक है, अब तुमने अप्लाई कर दिया है और वो एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो भी आप पार्टनर नहीं बन सकते। बात समझ में आ गई? एक बार कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया फिर तुम्हारी लाइबिलिटीज खत्म हो जाती है, जो भी आपकी लाइबिलिटीज बाहर की होंगी वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट डिक्लेयर कर देगा कि अब ये आदमी इंसॉल्वेंट हो चुका है, अब इसके पास कुछ नहीं बचा है। वहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन होती हैं, कुछ सालों की, तब तक आप कोई बिजनेस चालू नहीं कर सकते। वो क्या तुम लोग के सिलेबस में ज़्यादा उसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक खास बात का ध्यान रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ठीक है, कि 2 मिनिमम तुम्हारे पार्टनर होने चाहिए, राइट। अब मान लो एक पार्टनर निकल गया या डेथ हो गई या कोई भी रीज़न हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया एक पार्टनर, ठीक है, और तुम अकेले 6 महीने तक एलएलपी का बिजनेस चला सकते हो। जो भी लाइबिलिटीज क्रिएट होंगी ड्यूरिंग दैट पीरियड वो फर्म हैंडल करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये 6 महीने में तुम्हें दूसरा पार्टनर ढूंढना होगा। अगर नहीं ढूंढते हो और उसके बावजूद 6 महीने बीतने के बाद भी अगर आप बिजनेस करते हो, उसके लिए आप पर्सनली लायबल हो जाओगे। जितना भी बिजनेस आपने 6 महीने के बाद का किया है, उसमें जो भी लाइबिलिटी क्रिएट होंगी, उसकी जो भी ऑब्लिगेशन होगी, उसके लिए आप पर्सनली लायबल होगे। बट आफ्टर 6 मंथ्स, ये बात याद रखना, ये कंफ्यूजन अपने माइंड में नहीं रखना कि फिर टोटल पीरियड का नहीं है, 6 महीने तक का आपको बफर दिया गया है, ठीक है। 6 महीने के अंदर आपको पार्टनर ढूंढना है, नहीं ढूंढा तो 6 महीने के बाद का जितना भी बिजनेस आपने किया है उसकी लाइबिलिटीज के लिए आप पर्सनली लायबल होगे, ठीक है। अब आ जाओ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में एलएलपी एक्ट सेक्शन 7 बहुत क्लियरली मेंशन कर रहा है। सेक्शन फिर बोल रहा हूँ, याद हो गया बेटर, नहीं हुआ छोड़ देना, ठीक है। एज पर रेलेवेंट सेक्शन लिख के लिखना, एज पर रेलेवेंट सेक्शन ऑफ एलएलपी एक्ट, तो वो लिख के आप आगे लिखना शुरू कर सकते हो अगर सेक्शन नंबर याद नहीं रहता है। क्या लिखोगे? रेलेवेंट सेक्शन, ठीक है। तो कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहिए। इसका मतलब अगर 2 पार्टनर हैं, अगर तुम्हारे पास 2 ही पार्टनर हैं फर्म में एलएलपी में, ठीक है, तो वही दोनों को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वो इंडिविजुअल्स होने चाहिए। आप किसी भी कॉर्पोरेट एंटिटी को डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बना सकते। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर दोनों के दोनों कॉर्पोरेट एंटिटीज हो तो, और 2 ही पार्टनर है तो उनको अपना एक नॉमिनी डिसाइड करना पड़ेगा, और वो जो नॉमिनी होंगे, एक नॉमिनी, यानी कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर बन के फर्म में काम करेंगे और सारे कंप्लायंसेस देखेंगे।
डेजिग्नेटेड पार्टनर का काम ही यही है, कंप्लायंसेस देखना, और पर्सनली लायबल होते हैं अगर कंप्लायंसेस में किसी तरह का भी कोई डेविएशन हो तो। ठीक है। अच्छा, ये भी उन्होंने बोला है कि उनमें से एक कम से कम रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, कि यानी कि 120 डेज क्या हो गया, पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी अगर 119 दिन हुए तो आप रेजिडेंट इन इंडिया नहीं माने जाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो 120 दिन तो मिनिमम तुम्हें इंडिया में होना चाहिए, तो आप रेजिडेंट माने जाओगे। और अगर तुम्हारे 2 पार्टनर हैं तो उसमें से एक रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है। 10 हो, 10 के 10 अगर रेजिडेंट नहीं हो तो भैया एलएलपी नहीं चला सकते। एक का रेजिडेंट होना जरूरी है, एटलीस्ट वन ऑफ देम। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब मैंने आपको यहाँ पर यह भी समझा दिया कि अगर सब बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या करना है, नॉमिनी डिसाइड करो। अच्छा, एक इंडिविजुअल है और 3 बॉडी कॉर्पोरेट है, तो वो जो इंडिविजुअल है वो तो बनेगा ही बनेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर। बाकी 3 बॉडी कॉर्पोरेट में से कोई एक नॉमिनी चुन लो। ठीक है, इंडिविजुअल को तुम अलग नहीं कर सकते। तुम बोलो कि 3 बॉडी कॉर्पोरेट है, उनके एक एक नॉमिनी आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जो इंडिविजुअल है वो तो बनेगा ही बनेगा, अगर एक सिंगल इंडिविजुअल है तो। ठीक है, और बाकी के एक नॉमिनी जो कम पड़ रहा है वो तुम बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनी से उठा के लेके आ सकते हो। ठीक है, जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर कम पड़ रहा है। तो लिखा हुआ है क्लियरली, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एलएलपी in which all the partners are body corporates or in which one or more partners are individuals and body corporate, at least 2 individuals who are partners of such LLP or nominees of such body corporate will act as designated partners. ठीक है, बात समझ में आ गई? 10 इंडिविजुअल हैं, 10 बॉडी कॉर्पोरेट हैं, तो 2 इंडिविजुअल में से चुन लो, फिर नॉमिनी लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिनिमम की रिक्वायरमेंट के लिए है ये। बाकी अगर तुम सबको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना चाहते हो, सबको डेजिग्नेटेड पार्टनर बना दो। मिनिमम 2 चाहिए। तो याद रखो, अगर तुम 20 जन हो, 10 बॉडी कॉर्पोरेट हो, 10 इंडिविजुअल हो, तो 10 के 10 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकते हैं, और बाकी 10 जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो अपने नॉमिनी डिसाइड करके उनको बॉडी डेजिग्नेटेड पार्टनर बना सकते हैं। अच्छा, अब कौन बन सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर? भैया, अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ये स्पेसिफाई किया गया है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होंगे, ठीक है, उनके नाम दिए गए हैं, उनके बारे में बताया गया है, तो वो होंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑन इनकॉर्पोरेशन। या अगर ईच ऑफ द पार्टनर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएंगे, ऐसा डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि जो जो पार्टनर आएगा वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा, तो हर वो पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा। ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट में अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है तो। ठीक है, दूसरी बात, कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद एलएलपी एग्रीमेंट, और एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू ही सीज टू बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, यानी कि पार्टनरशिप से मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर से सीज भी कर सकता है और नॉर्मल पार्टनर बन सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? प्रायर कंसेंट जरूरी है डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए। अगर प्रायर कंसेंट एलएलपी को नहीं दी गई है तो आप डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकते हो। ठीक है, और उस मैनर में करनी है जैसे प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो फॉर्म्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू आपका ये सारी गेम चलती है, वो जानने की जरूरत नहीं। प्रिस्क्राइब फॉर्म लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले प्रायर कंसेंट देनी है, तब आप एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर बन पाओगे। ठीक है, हर एलएलपी को इंडिविजुअल के पर्टिकुलर्स देने होंगे रजिस्ट्रार को। ठीक है, जिन्होंने कंसेंट दी है डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने की। हर वो आदमी जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहता है, जिसने अपनी कंसेंट दे दी है, उसके पर्टिकुलर्स आपको रजिस्ट्रार के पास फाइल करने होंगे एक पर्टिकुलर फॉर्म के थ्रू। ठीक है, वो भी विद इन 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। हिज इंक्लूड्स हर, याद रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लड़के ही बन सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल वर्ड नहीं है, ठीक है। तो हिज इंक्लूड्स हर, ये जनरल क्लॉज एक्ट के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। एन इंडिविजुअल एलिजिबल टू बी अ डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड सेटिस्फाई सच कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उस इंडिविजुअल की एलिजिबिलिटी के लिए अगर कुछ कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई की हुई होनी चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो वो एक नहीं डेजिग्नेटेड पार्टनर बन पाएगा। जैसे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, ये कंडीशन है, नहीं उसको लिया जा सकता, ठीक है। तो वो मैंने आप लोगों को कंडीशंस बताई दी थी जो पार्टनर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अब लाइबिलिटीज क्या हैं ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स? भाई सिंपल सी बात है, जितने भी एक्ट के मैटर्स हैं, जितने भी एग्रीमेंट के मैटर्स हैं जहां पे कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, या प्रोविजंस ऑफ एक्ट आपको कंप्लाई करने हैं, और अगर वो कंप्लाई नहीं करते हो, अब उसके अंदर कंप्लायंसेस क्या हो सकते हैं? आपको रिटर्न भरनी पड़ सकती है, आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है, आपको स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ सकती है, ठीक है, बैलेंस शीट फाइल करनी पड़ सकती है, राइट। तो ये जितने भी कंप्लायंसेस हैं वो डेजिग्नेटेड पार्टनर देगा, और अगर वो नहीं देता है तो भाई साहब वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा। तो जो भी पेनल्टीज इम्पोज होंगी उसके लिए वो जो भी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस की वजह से वो खुद लायबल हो जाएगा, अगर कॉन्ट्रावीन करता है कोई भी ऐसी प्रोविजन जो प्रोविजन की कॉन्ट्रावेंशन नहीं होनी चाहिए थी, या कंप्लायंसेस नहीं किए, रिटर्न्स नहीं भरी हैं, ठीक है, टाइम पे नहीं भरी हैं, अगर कुछ पेनल्टीज इम्पोज होती हैं तो उसके लिए वो पर्सनल लायबल होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसलिए डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को पकड़ा जाता है।